हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे पास्ट के इंडेफिनिट में आपको बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट के दो पहचान हैं, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी मुख्यतः दो पहचान हैं। नंबर एक ये है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गे गी आता है तथा उससे पहले ता ते ती आता है तो वह हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और नंबर दो पहचान आता है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर केवल गा गे गी आता है तब भी वह फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो अब आइए हम आपको कुछ उदाहरणों के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर एक आता है, अगर यह कहना हो कि वह अंग्रेजी पढ़ता होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ता होगा, तो इसके अंत में गा गेगी आ रहा है तथा उससे पहले तातेती आ रहा है। तो गा गेगी का मतलब फ्यूचर हो गया, तातेती का मतलब इंडेफिनिट हो गया। तो एक पहचान तो आपका ये है। अब आइए हम नंबर दो देखते हैं कि अगर यह कहना हो कि वह आगरा ताजमहल देखने जाएगा, तो इस वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं केवल गा गेगी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर गा गेगी और उससे पहले ता तेती अथवा किसी भी वाक्य के अंत में केवल गा गेगी आएंगे तो इनको हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आइए हम आपको कुछ इसके रूल्स के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट को मुख्यतः 7 और 6 की कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। लेकिन इस टेंस के अंतर्गत अब 7 और 6 की कैटेगरी नहीं होगी, बल्कि 7 वाले कैटेगरी में 4 लोगों को और जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 11, एक साइड में आपका 11 हो जाएंगे, और जबकि दूसरे साइड में केवल 2 सब्जेक्ट होंगे। अर्थात 11 सब्जेक्ट कौन कौन होंगे ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि साथ में आप जानते हैं ही आता है, सी आता है, इट आता है, और किसी का लड़के का नाम अगर है, जैसे मान लीजिए रवि है, लड़की का नाम जैसे सीता है, फिर आपका द बॉय है, द गर्ल है, तो 7 लोग तो ये हो गए। अब इसमें भी आपको 4 और भी सब्जेक्ट इसमें ऐड करने होंगे। अर्थात जो 6 सब्जेक्ट आई और वी हैं इनको निकाल करके बाकी जैसे यू हैं, दे हैं, द बॉयज़ हैं, द गर्ल्स हैं, 4 इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से 7 + 4 ये 11 सब्जेक्ट एक साइड में हो जाएंगे, और जबकि आपका केवल आई और वी 2 सब्जेक्ट एक कैटेगरी में हो जाएंगे। तो जो 11 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, और जबकि 2 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो 11 सब्जेक्ट वाले कैटेगरी के लोग हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको देंगे। तो इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, जैसे अगर यह कहना हो कि वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही विल रीड इंग्लिश। नंबर 2, अगर यह कहना हो कि वह आज स्कूल जाएगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शी विल गो टू स्कूल टुडे। और जबकि उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि रमेश यह काम करेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रमेश विल डू दिस वर्क। और जबकि चौथा और अंतिम जो उदाहरण है आपका इस प्रकार होगा कि जैसे अगर ये कहना हो कि संगीता चाय पिएगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा संगीता विल टेक टी। तो इस तरह से हम 11 वाले जो सब्जेक्ट के कैटेगरी के लोग हैं इनके साथ हमने आपको 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझा दिया है। अब आइए हम जो 2 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के उदाहरण को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें पहला उदाहरण इस प्रकार हो जाएगा कि जैसे अगर यह कहना हो कि मैं तुम्हें बुलाऊँगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई शैल कॉल यू। और उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी शैल प्ले क्रिकेट। और उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि मैं उसकी मदद करूंगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई शैल हेल्प हिम, या हर भी लिख सकते हैं। अगर लड़का है तो हिम लिखेंगे, अगर लड़की है तो हर लिखेंगे। और उदाहरण नंबर 4 आता है, जो अंतिम उदाहरण है, कि अगर ये कहना हो कि हम लोग आज एक काम करेंगे,
तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी शैल डू अ वर्क टुडे। तो यहाँ पर हमने देखा आई और वी मुख्य रूप से दो सब्जेक्ट हैं जिनके 4 उदाहरण मैंने आपको दिया और जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग हुआ। और जबकि 11 वाले सब्जेक्ट में आपका जैसे वह लड़के के लिए आया है, एक लड़के के लिए है और एक लड़की के लिए है, तो इसमें आपने विल लगाया। और जबकि रमेश और संगीता यह एक लड़के का नाम है और लड़की का नाम है, तो इसमें आपका आ गया जो कि विल का प्रयोग हुआ, सहायक क्रिया इसमें विल लगाया गया। तो दोस्तों यही था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहीं पर हम आपको अब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बता देते हैं और इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में बस केवल इतना ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आया है ना, उसके पश्चात हमें केवल नॉट का प्रयोग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम इनके भी कुछ उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि ऊपर के जो भी उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं, अगर उसमें हम नॉट का प्रयोग कर दें तो यह स्वतः ही नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना है कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, जैसे पहले उदाहरण में दिया गया था कि वह अंग्रेजी पढ़ेगा। अब यहाँ निगेटिव अगर बनाएंगे तो हो जाएगा वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही विल नॉट रीड इंग्लिश। उदाहरण नंबर 2 आता है वह आज स्कूल नहीं जाएगी, तो इसको अंग्रेजी अनुवाद जब हम करेंगे तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। उदाहरण नंबर 3 आता है, जैसे कि अगर ये कहा जाए कि रमेश यह काम नहीं करेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रमेश विल नॉट डू दिस वर्क। और चौथा और अंतिम उदाहरण अगर ये कहा जाए कि संगीता चाय नहीं पिएगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा संगीता विल नॉट टेक टी। तो ये था 11 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले लोगों का एग्जाम्पल। अब आइए हम आपको 2 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट का एग्जाम्पल समझते हैं, वो भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो जैसे उसमें पहला उदाहरण दिया गया था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई शैल नॉट कॉल यू। इसी प्रकार हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उदाहरण नंबर 2 है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। और तीसरा उदाहरण हो जाएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट हेल्प हिम या हर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर यह कहा जाए कि हाँ हम लोग आज काम नहीं करेंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द वी शैल नॉट डू द वर्क टुडे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों वैसे तो सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब किसी कार्य की विशेष रूप से अनिवार्यता बताई जाए या किसी कार्य पर जोर दिया जाए, तो ऐसे स्थितियों में हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग अपोजिट करते हैं, यानी कि उल्टा प्रयोग करते हैं। अर्थात जिन 11 सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता था उनके साथ हम शैल लगाते हैं, और जिनके साथ शैल का प्रयोग होता था उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि आज मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल सेंस, यानी कि सामान्य तरीके से आई के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर इसी बात को इस प्रकार से कहा जाए कि मैं आज स्कूल अवश्य जाऊंगा या मैं आज स्कूल जरूर जाऊंगा, तो यहाँ अवश्य या जरूर शब्द आने से इस बात की अनिवार्यता हो जाती है। तो ऐसे स्थितियों में अब आई के साथ हम सब्जेक्ट जो आई आया है इनके साथ शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करेंगे, तभी हो जाएगा आई विल गो टू स्कूल टुडे। इसी प्रकार अगर यह कहना हो कि वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही विल रीड इंग्लिश। परंतु अगर यह बात कही जाए कि वह अंग्रेजी जरूर पढ़ेगा अथवा वह अंग्रेजी अवश्य पढ़ेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही शैल रीड इंग्लिश। तो यही बात विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अब आपको यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।